अब लास्ट एपिसोड के एंड में बुचर सोल्जर बॉय के ऊपर हुए रशियन एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देख रहा था, विच वॉज नॉट क्लियर कि क्यों। वेल इस एपिसोड में हमें उसका जवाब मिलता है। देखो यहाँ बुचर और फ्रेंची कोई डिवाइस बना रहे हैं, बट यहाँ बुचर क्या बिल्ड कर रहा है। अब मेरी थ्योरी ये है कि बुचर यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस बिल्ड कर रहा है जो कि इस बार मैं डिसअपॉइंट हुआ लिटरली। आई मीन दिस हैज टू बी द वर्स्ट एपिसोड ऑन द बॉयज सीजन 5 सो फार। जिस तरह की पेसिंग थी इसमें, जिस तरह से इसमें चीजें हो रही हैं, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फाइनल सीजन ऑफ द बॉयज। ऐसे एपिसोड सीजन 4 में होने चाहिए थे, ना कि सीरीज के टेल एंड पे। भाई मुझे कुत्ते की होमलैंडर की लेने की फैंटेसी नहीं देखनी है। ऑल्दो ये एपिसोड काफी कुछ सेटअप कर रहा है फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स। फ्यूचर सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ हुआ इस एपिसोड में, लेकिन इंडिविजुअली एज एन एपिसोड कुछ भी नहीं। इस एपिसोड को बेटर पेसिंग की जरूरत थी विदाउट the unnecessary fillers and a bit more substantial things, and it could have been better. अब सिर्फ 3 एपिसोड बाकी हैं जिसमें पूरा सीजन कंक्लूड होने वाला है। ऑब्वियसली मैं इस बार डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन आई एम होपिंग कि अब आगे के एपिसोड्स में ये चीज रिपीट नहीं होगी। बहरहाल बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे एपिसोड 5 के कुछ डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं, एंड कौन सी पॉसिबल चीजें ये एपिसोड सेटअप कर रहा है अपकमिंग एपिसोड्स के लिए, उसके ऊपर थ्योरीज बनाएंगे, एंड होपिंग दैट दीज राइटर्स डोंट फक इट अप। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो इस बार एपिसोड को 5 कैरेक्टर्स के बीच डिवाइड किया गया है, एंड हर एक के आर्क के थ्रू एपिसोड प्रोग्रेस करता है, स्टार्टिंग विद फायरक्रैकर, जहां वॉर्ट में होमलैंडर के एसेंशन की तैयारी हो रही है एज द न्यू गॉड। इवन एक पूरा चर्च क्रिएट कर दिया गया था लास्ट एपिसोड में, द डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका। होमलैंडर और हिटलर में कितने पैरेलल्स हैं ये मैंने काफी बार ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पॉइंट आउट किया हुआ है विद सम डिटेल्स, एंड दिस टाइम द डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका इज नो डिफरेंट। जिसके सिंबल पर अगर ध्यान दो तो ये काफी सिमिलर है नाजी जर्मनी के राइक सैडलर सिंबल से। इतना ही नहीं, होमलैंडर ने काइंड ऑफ वॉट टावर को अपना एक श्राइन बना दिया है। देखो यहाँ बाहर होमलैंडर का स्टैचू है, अंदर होमलैंडर का स्टैचू है, सीलिंग पे उसकी जीसस कुक्ड पेंटिंग। इवन एज एन एड कैंपेन होमलैंडर को कुछ फेमस पेंटिंग्स में ऐड करने का प्लान क्रिएट होता है। सम वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो कि रिलेटेड हैं अमेरिकन हिस्ट्री से, जैसे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वॉटसन एंड द शार्क, वॉशिंगटन क्रॉसिंग द डेलावेयर, जिनकी डिटेल्स और सिंबोलिज्म्स मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। अब इन पेंटिंग्स में होमलैंडर को दिखाने का मकसद है होमलैंडर को फ्यूज करना विद द वेरी आइडिया ऑफ अमेरिका इटसेल्फ। जैसे ये पेंटिंग सिंबलाइज करती है वॉशिंगटन लीडिंग अमेरिका टू अ न्यू वर्ल्ड। सो व्हाट वांट्स पीपल टू थिंक कि होमलैंडर भी वही करेगा, बट होमलैंडर को ये प्रॉफिट बनने का आइडिया नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज वो डायरेक्टली गॉड बनना चाहता है पब्लिक के सामने। जिस पर फायरक्रैकर सजेस्ट करती है कि अगर पब्लिक के सामने होमलैंडर को एज अ गॉड नॉर्मलाइज करना है तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेना होगा, धीरे धीरे पब्लिक के अंदर इस आइडिया को प्रोपेगेट करना होगा, स्टार्टिंग विद प्रॉफिट टू डायरेक्टली गॉड। इवन सिस्टर स्टेज भी कहती है कि डायरेक्टली गॉड का आइडिया प्रोपेगेट करने से सिविल अनरेस्ट हो सकता है, जिसपे होमलैंडर कहता है कि जितने अमेरिकन सूप्स ओवरसीज में हैं सबको यहाँ अमेरिका बुलाओ और सिविल अनरेस्ट कंट्रोल होगा। एक बड़ा ही फनी मोमेंट आता है इस चीज को लेकर आगे, जहां एशले यूक्रेन से कहती है कि वो अपने सूप्स को वापस बुला रही है यूक्रेन से। दिस इंप्लाइज कि अमेरिका अब भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है इन रशिया यूक्रेन वॉर, अपने सूप्स को यूक्रेन की असिस्ट करने के लिए। एंड जैसा मैंने बताया था कि वॉट का ये कहना कि वो रशिया के साथ हैं वॉस प्रोपेगेंडा, दिस सीन प्रूव्स दैट। ऑल्सो सूप्स का यूक्रेन से चले जाना अब तो पक्का रशिया चढ़ाई करेगा उस पर। फिलहाल फायरक्रैकर का ये सजेशन हमें इनिशियली लगता है कि एक वायबल स्ट्रेटेजी है। ये एक्चुअली में फायरक्रैकर का एक तरीका है थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए, लेकिन उसको टाइम चाहिए क्यों? वेल इसके नेक्स्ट सीन में हमारे सामने इंट्रोड्यूस होता है रेवरेंड डिप्री, जो कि एक पास्टर है डेटोना चर्च का, एंड जिसने फायरक्रैकर को पाला पोसा और बड़ा किया। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका रेवरेंड पे प्रेशर डाल रहा है कि वो उनकी तरफ कन्वर्ट हो। फायरक्रैकर भी कहती है कि रेवरेंड को फ्रेंचाइज फी पे करनी चाहिए और मेंबर बन जाना चाहिए। होमलैंडर के अगेंस्ट जाना समझदारी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली रेवरेंड के पास भी फंड्स नहीं है। सो बेसिकली यहाँ फायरक्रैकर होमलैंडर के सामने ये प्रॉफिट से गॉड का आइडिया इंट्रोड्यूस करती है, उसे स्लो डाउन करने के लिए, ताकि वो कोई सोल्यूशन फिगर आउट कर सके रेवरेंड के लिए। ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो फायरक्रैकर के लिए क्राइसिस साबित होता है उसकी आस्था को लेकर, क्योंकि वो एक क्राइस्ट डिवोट है, लेकिन उसको ये बात पता है कि होमलैंडर के फेवर में जाने के लिए उसे क्राइस्ट के लिए अपनी आस्था को त्यागना होगा। इसको लेकर वो कॉन्फ्लिक्ट में है। इवन जब उसे लाइव टेलीविजन पे झूठ बोलना पड़ता है रेवरेंड के बारे में कि उसने अपने चर्च को स्टार लाइटर्स क्रिएट करने का अड्डा बना दिया है, ये काफी इंटेंस सीन था। बेसिकली वो जगह और वो इंसान जो बचपन से फायरक्रैकर के साथ थे, उसे उसने धोखा देना पड़ा। एक पॉइंट जहां एक इंसान किसी को अपीस करने के लिए किस हद तक गिर सकता है, बट उसकी आंखों से गिरते हुए ये आंसू ये दिखाते हैं कि उसने पूरी तरह अपने अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया है, उसे ये सब डिस्टर्ब कर रहा है। एंड ये सीन जहां उसके हाथ में
में ये जीसस का फिगरीन होता है वो काइंड ऑफ एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसके इस कॉन्फ्लिक्ट का। ये जीसस फिगर उसके साथ बचपन से है एंड जब वो इस फिगरीन को डस्टबिन में फेंक देती है तो यहाँ इस मोमेंट पे फायर क्रैकर ने अपनी कब्र खोद ली। यहाँ उसने अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया। एक रियल गॉड अपने फेथ को उसने अबैंडन कर दिया एक फॉल्स गॉड के लिए। इस चीज को लेकर भी एक अर्ली हिंट हमें इस सीन में मिलता है जहां इधर वॉल पे देखो तो द लास्ट सपर की पेंटिंग है एंड जैसा हमको पता है कि लास्ट सपर के बाद ही जीसस को जूडस ने धोखा दिया था। तो यहाँ इस पेंटिंग को दिखा के ये फोरशैडो किया जा रहा है कि फायर क्रैकर भी जीसस को धोखा देगी। एक और डिटेल जो कि काफी लोगों ने मिस कर दिया, तो एपिसोड के एंड में सोल्जर बॉय होमलैंडर को उसके और फायर क्रैकर के पिलो चैट्स के बारे में बताता है जहां फायर क्रैकर होमलैंडर और जीसस के बीच में एक टर्मोइल में है, जिसको लेकर होमलैंडर उसे कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसे लगता था कि फायर क्रैकर टोटली उसे ही गॉड मानती है, लेकिन ऐसा नहीं था एंड देन इवेंचुअली वो उसे मार भी देता है। अब अर्लियर इस सीन में जब फायर क्रैकर सोल्जर बॉय को ये सब बताती है तो फ्रेम में वो सेम ईगल आता है जिससे वो एंड में मारी जाती है। तो सोल्जर बॉय की चैट वाली बात जिससे होमलैंडर ट्रिगर होता है एंड वो ईगल मरने की वजह और तरीका दोनों एक फ्रेम में फोरशैडो हुआ। नाइस डिटेल। फिर स्टार्ट होता है नॉयर का पोर्शन जहां इस न्यू नॉयर या हम कहें जस्टिन का हमको मालूम चलता है कि वो एक प्ले में एक एक्टर है जिसको डायरेक्ट कर रहा है एडम बोर्क जो पहले वॉट के लिए काम करता था। जस्टिन इस बात से पूरी तरह तंग आ चुका है कि डीप जैसे लोग उसके काम का क्रेडिट उससे ले लेते हैं और उससे स्पॉटलाइट छीन लेते हैं, जैसा डीप ने एपिसोड 3 में किया, स्टैन को पकड़ने का क्रेडिट लिया उससे। बट एडम उसे मोटिवेशन देता है डीप के अगेंस्ट स्टैंड लेने का एंड नॉयर डीप के पॉडकास्ट में ये सजेस्ट करता है कि होमलैंडर एक फेथ हीलिंग परफॉर्म करे नॉयर के ऊपर जिससे कि नॉयर बोलना शुरू कर दे, जिससे होमलैंडर की गॉड इमेज और स्ट्रॉन्ग होगी। सो बेसिकली नॉयर ने मेरा यसु यसु वाली वीडियो देखी होगी। रिगार्डलेस ये आइडिया ओ फादर को काफी पसंद आता है एज कम्पेयर टू डीप्स आइडिया, जिससे डीप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड जस्टिन का पीछा करके एडम बोर्क को मार डालता है। एंड ये सब मोमेंट्स आफ्टर जस्टिन को खबर मिलती है कि उसका प्ले अब बड़े पैमाने पे जा रहा है ब्रॉडवे। तो बेसिकली नॉयर के एक बड़े चांस को डीप ने यहाँ बर्बाद कर दिया एंड जब वो डीप को कन्फ्रंट करता है तो डीप उसे धमकाता है कि वो होमलैंडर को उसके प्ले के बारे में बता देगा। अब ये नॉयर के लिए एक परफेक्ट मोटिवेशन सेटअप करता है डीप को मारने के लिए, बिकॉज डीप ने बेसिकली उससे सब छीन लिया। उसका इतना बड़ा चांस 7 में ऑलरेडी वो सिर्फ एक ड्यूप है, तो आइदर नॉयर डीप को मारेगा आगे चल के या डीप पलट के नॉयर को खत्म कर देगा। ट्रेलर में एक सीन भी आता है जहां ये फिश ऐसे मरी हुई है एंड डीप ऐसे ब्लैक टार में कवर्ड है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑयल स्पिल हुआ है जिससे कि फिशेस मर गई हैं। व्हाट इफ इस चीज में नॉयर का हाथ हो, यू नो, डीप से बदला लेने के लिए, एंड दिस ओनली लीड्स टू डीप फाइनली किलिंग हिम। क्योंकि यहाँ देखो डीप काफी ज्यादा सैड है, वो मोर्न कर रहा है इन फिशेस की डेथ को। ऑल्सो गौर करो कि नॉयर 1 और नॉयर 2 की स्टोरी में काफी इंटरेस्टिंग पैरेलल्स हैं। दोनों नॉयर्स फेमस होना चाहते हैं। नॉयर 1 इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसके समय में अमेरिका में रेसिज्म काफी ज्यादा था एंड वॉट एक ब्लैक सुपर हीरो लेके पब्लिक के सामने नहीं आ सकती थी। यहाँ नॉयर 2 सिर्फ एक ड्यूप है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं कर सकता। नॉयर 1 का फेस तबाह करके सोल्जर बॉय ने उससे उसका सारा स्कोप छीन लिया अपनी एक अलग पहचान बनाने का, एंड इधर डीप ने नॉयर 2 से भी उसकी सक्सेस की चाबी छीन ली। एंड नोटिस करो कि दोनों नॉयर्स को बर्बाद करने वाले स्यूप का सूट का जो कलर है वो भी ग्रीन है। आई मीन दैट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस, और इज इट? फिर फाइनली आ जाते हैं बॉयज की तरफ जहां पर ये कुत्ता टेरर जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। दैट अब लास्ट एपिसोड के एंड में बुचर सोल्जर बॉय के ऊपर हुए रशियन एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देख रहा था विच वॉज नॉट क्लियर कि क्यों। वेल इस एपिसोड में हमें उसका जवाब मिलता है। देखो यहाँ बुचर और फ्रेंची कोई डिवाइस बना रहे हैं। ये थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 एरा वाले रेडियो कंपस जैसा दिख रहा है, बट यहाँ बुचर क्या बिल्ड कर रहा है? तो उसके लिए थ्योरी टाइम। अब मेरी थ्योरी ये है कि बुचर यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस बिल्ड कर रहा है जो कि सोल्जर बॉय के रेडिएशन पावर्स को रिक्रिएट कर सकती है। अब ध्यान से सुनना कि ये क्यों पॉसिबल है। तो लास्ट एपिसोड में सोल्जर बॉय अपनी पावर से क्वीन को मार देता है। अब देखो यहाँ बुचर जब ये सब देखता है तो स्माइल करता है। वेल वो इसलिए क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि सोल्जर बॉय का रेडिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक V1 स्यूप को भी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एक V1 स्यूप था। तो यहाँ बिली बुचर को दिखता है एक कंटिजेंसी प्लान कि अगर इन केस V1 होमलैंडर के हाथ लग भी गया तो उसे कैसे हराएंगे। अब जैसा हमको पता है कि सोल्जर बॉय को ये रेडिएशन पावर्स उसी दौरान मिली थी जब वो रशियंस के कैद में था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। सो यहाँ सोल्जर बॉय की रशियंस की एक्सपेरिमेंट वीडियो देख के बिली फिगर आउट कर रहा है कि सोल्जर बॉय की रेडिएशन पावर्स आखिर बनी कैसे, एंड आई थिंक ही हैज फिगर्ड इट आउट। एंड फाइनली फ्रेंची के साथ मिलके वो इसी मशीन को बना रहा है, क्योंकि ट्रेलर के सीन में देखो बुचर और फ्रेंची के सामने ऐसे एक ऑरेंज येलो लाइट क्रिएट हो रही है विच इज वेरी सिमिलर टू द रेडिएशन जो सोल्जर बॉय के अंदर से आती है। तो माइट भी यहाँ वो
इस डिवाइस को टेस्ट कर रहे हैं। एंड दूसरी पॉसिबल थ्योरी ये है कि ये डिवाइस माइट भी रेडिएशन को रेप्लिकेट नहीं बल्कि सोल्जर बॉय की रेडिएशन पावर्स छीनने के लिए हो। ऑल्दो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ऑल्सो यहाँ थोड़ा हमको बुचर का सॉफ्ट साइड भी देखने को मिलता है, स्पेशली इस सीजन में बुचर को इतना रूथलेस और नॉन केयरिंग देखने के बाद। एक जो डायनामिक था बुचर और ह्यूई का अर्लियर सीजन्स में, जहां बुचर उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता था, वो वापस से यहाँ फील हुआ जब बुचर अग्री कर जाता है कि ह्यूई वीवन को एनी और किमिको को दे सकता है। एक और चीज यहाँ पे गौर करो कि बुचर यहाँ एक बुक रीड कर रहा होता है, द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड। अब जिस तरह से बॉयज एक एंटी सुपर हीरो सीरीज है, वैसे ही ये एक एंटी स्पाई नॉवेल है जिसमें एक हारे हुए स्पाई के वेंजेंस को उसकी एजेंसी एक्सप्लॉइट करती है। एंड वो एक ऐसे वर्ल्ड का पार्ट बनता है, एस्पियोनाज की दुनिया का एक ऐसा भद्दा सच देखता है जहां बचाने वाले और तबाह करने वाले के बीच में कोई मॉरल लाइन है ही नहीं। Isn't that similar to Billy Butcher and Homelander and the whole world of the boys? एंड बुचर का खुद इस बुक को रीड करना पोएटिक। फिर शुरू होता है नेक्स्ट पार्ट जो कि है सिस्टर सेज का। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिस्टर सेज यहाँ सोल्जर बॉय को मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो होमलैंडर के हाथ वीवन लगने से रोके, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती होमलैंडर अमर हो। एंड गेस व्हाट कि मेरी ये थ्योरी इस एपिसोड में सही साबित होती है। इतना ही नहीं, मैंने बोला था कि सिस्टर सेज कुछ अपना अलग ही प्लान कर रही है एंड वो होमलैंडर के अगेंस्ट जाएगी, जो अगेन यहाँ पे कंफर्म होता है। और फाइनली हमें सिस्टर सेज के फेज 2 के बारे में पता चलता है, जिसका जिक्र उसने बॉय सीजन 4 के एंड में किया था। Buckle up for phase 2. तो फेज 1 था होमलैंडर की हेल्प करना अमेरिका पे कंट्रोल पाने के लिए। एंड फेज 2 में उसका प्लान है कि वो चाहती है कि स्यूप किलिंग वायरस रिलीज हो जाए एंड जब स्यूप्स को पता चले कि इसके पीछे ह्यूमंस हैं तो उनके बीच में एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। स्यूप्स ह्यूमन को मारे और वायरस स्यूप्स को। एंड सेज ये सब कुछ मजे से अपने बंकर में बैठ के देखे। ऑल्सो मैंने ऑब्जर्व किया कि एक सीन में सिस्टर सेज कुछ आर्किटेक्चरल प्लान्स के थ्रू जाते हुए दिख सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि ये उसी बंकर के प्लान्स हैं जिसके बारे में यहाँ सिस्टर सेज बात कर रही है? बेसिकली सेज स्यूप्स और ह्यूमंस दोनों से नफरत करती है। सीजन 4 के सीन में वो विक्टोरिया को बताती है कि कैसे उसने कैंसर का इलाज ढूंढा लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया एंड ह्यूमंस कैसे एनिमल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड वो जानती है कि होमलैंडर जैसा स्यूप क्या कर सकता है, तो बेहतर है कि ऐसे स्यूप्स का अस्तित्व खत्म हो जाए। ऑल्सो वो एशले के ऑल्टर ईगो बैशले को टास्क असाइन करती है कि वो सोल्जर बॉय का दिमाग रीड करे और उसको सब बताते रहे, क्योंकि सिस्टर सेज के लिए सोल्जर बॉय एक पोटेंशियल जरिया है होमलैंडर को रोकने का। बट फोर्ट हार्मनी के इंसिडेंट के बाद से सोल्जर बॉय के अंदर होमलैंडर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है एंड सिस्टर सेज को ये जानना होगा कि किस हद तक वो सॉफ्ट कॉर्नर है ताकि वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। फिर फाइनल चैप्टर आता है सोल्जर बॉय का, जहां फोर्ट हार्मनी के बाद जैसा मैंने बताया सोल्जर बॉय होमलैंडर के लिए सॉफ्टन अप हो गया है, जबकि अर्लियर वो होमलैंडर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था एंड इसी वजह से वो उसे यूरेनियम के साथ कैद करता है ताकि उसके हाथ वीवन ना लगे और वो मर जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी होमलैंडर उसे जान से नहीं मारता है, जिसकी वजह से सोल्जर बॉय के अंदर भी होमलैंडर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है एंड वो होमलैंडर का ट्रस्ट वापस से जीतना चाहता है और वीवन एक्वायर करने में उसकी हेल्प करना चाहता है, जो वो करता भी है स्टैन एडगर को उसकी नाती जोई की लोकेशन बता के उसको थ्रेटन करके, जिसके बाद स्टैन उन्हें बताता है कि उन्हें वीवन की इन्फो मिस्टर मैराथन के पास मिलेगी, एक स्पीडस्टर स्यूप जिसके मैंशन पे दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ मैंने गौर किया कि इन लोगों ने सोनी पिक्चर्स को थोड़ा ट्रोल किया है, वो मुझे बड़ी मजा आई देख के। सबसे पहले देखो मिस्टर मैराथन की मूवी के ये 2 पोस्टर्स, पहला मिस्टर मैराथन अराउंड द स्पीडी वर्स जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को रेफर करता है, एंड मैडम मैराथन, आई मीन Who am I kidding? फिर होमलैंडर भी कहता है कि ये मूवी सोनी पिक्चर्स टीवी ने बनाई है, जहां वॉश्ड अप स्यूप्स यानी कि वो स्यूप्स जो पॉपुलर नहीं है उनको लेकर। फिर मिस्टर मैराथन उन्हें अपने वॉल्ट में लेके जाता है, जहां उसके पास वॉर्ड को लेकर काफी सारे कलेक्टिबल्स हैं, क्योंकि वॉर्ड की हिस्ट्री में उसे काफी इंटरेस्ट है। जैसे यहाँ सोल्जर बॉय की कॉमिक, उसके बगल में ब्लैक नॉयर और गन पाउडर के ट्रेडिंग कार्ड्स। गन पाउडर जो कि सोल्जर बॉय की ओरिजिनल टीम पेबैक का मेंबर था। यहाँ वॉर्ड अमेरिकन का भी एक पोस्टर देख सकते हैं हम, जो वॉर्ड का ओरिजिनल नाम था अर्ली डेज में। ऑल्सो यहाँ देखो ढेर सारे बेबी ऑयल्स के बॉटल्स रखे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू डिडी, जहां उसके घर में 1000 बेबी ऑयल के बॉटल्स पाए गए थे। एंड वी नो व्हाट डिडी यूज्ड टू डू। एंड देखो कैसे होमलैंडर बेबी ऑयल्स की बॉटल देखने के बाद एकदम डिस्गस्टेड लुक देता है मिस्टर मैराथन को, एज इफ ही अंडरस्टूड। लव दिस मोमेंट सीरियसली। यहाँ कुछ नाजी प्लेट्स और नाजी रिंग्स भी हम देख सकते हैं, बिकॉज अपेरेंटली फ्रेडरिक वॉर्ड भी एक जर्मन ही था जो बाद में अमेरिका आया। यहाँ स्टॉर्मफ्रंट की भी एक पुरानी फोटो होती है जिसके ऊपर काफी
काफी ज्यादा फोकस किया गया है एंड ये दूसरी बार है कि स्टॉर्म फ्रंट को रेफर किया जा रहा है इस शो में। याद है ना मेरी पॉसिबल थ्योरी? आई स्टिल बिलीव कुछ तो बड़ा रिवील प्लान हो रहा है स्टॉर्म फ्रंट को लेकर। वी ऑल्सो गेट अ कैमियो ऑफ सेथ रोगन जो कि इस शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। बट होमलैंडर का इंटरेस्ट V1 में है जो कि मिस्टर मैराथन कहता है कि बॉम्ब साइट के पास है जिसको वो अभी कॉल करके बुला लेगा, तब तक वो लोग थोड़ा चिल करें। बट अपेरेंटली ये सब सिर्फ एक सेटअप था होमलैंडर को ट्रैप करने का एंड सोल्जर बॉय के हाथों उसका काम तमाम करवाने का, क्योंकि इन सब की जिंदगी यहाँ होमलैंडर ने ही बर्बाद करी है एंड दे वांट अ पे बैक। बट सोल्जर बॉय फिर वो कहता है जो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कहता हूँ जब कोई और उससे पंगा ले, my son but me. एंड फिर यहाँ सोल्जर बॉय एक एक करके मिस्टर मैराथन के थ्रू सबको मरवा देता है एंड फाइनली बेबी ऑयल को यूज करके मिस्टर मैराथन को जकड़ लेता है, जहां मिस्टर मैराथन ये तो कंफर्म कर देता है कि V1 बॉम्ब साइट के पास है बट उसको पता नहीं कि बॉम्ब साइट कहाँ है एंड होमलैंडर भी बचा हुआ काम पूरा करता है उसका सर कुचल के। जिसके बाद एपिसोड एंड्स विद होमलैंडर किलिंग फायर क्रैकर, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 5 की ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी मुझसे कोई डिटेल्स मिस हुई हो तो भाई कमेंट्स में लिख के बताना, और तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए उन्हें भी लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो टू सब्सक्राइब फॉर सम मोर अमेजिंग वीडियोस। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.